साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी। कई बार ये होता है कि आप अपनी पत्नी पे ये आरोप लगाते हैं कि उसका कैरेक्टर जो है वो इमोरल है। उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये आरोप किस हद तक प्रभावित करते हैं चाइल्ड कस्टडी को? इसके अलावा जो मैटर है चाइल्ड कस्टडी के, उसमें हम हमेशा ही प्लीड करते हैं कि बच्चे का वेलफेयर, बच्चे का ब्रिंगिंग, बच्चे का डेवलपमेंट हम ही कर पाएंगे। तो ये आर्गुमेंट कितने जो है आपके सार्थक है और कितना आपकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैं डिस्कस करूंगा वो मामले जहां पर डिस्प्यूट से पेरेंट्स में कोई संभावना नहीं है राजीनामे की। अल्टीमेटली हस्बैंड ने फाइल कर दिया है डिवोर्स केस अगेंस्ट द वाइफ और ये केस जो है पेंडिंग है और हस्बैंड चाहता है चाइल्ड कस्टडी। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आप कुछ नोट्स को जो है प्रिपेयर करें मेरे साथ में और उन नोट्स की लाइट में अपने केस को पढ़ें। डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी और रिलैक्स मिलेगा। सबसे पहले एक बात आप दिमाग में सेट कर लें कि जब भी आप केस फाइट कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी का, हमें पैनिक नहीं होना है। हमें कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूलाज जो है याद रखने हैं, समझने हैं, ताकि हम इफेक्टिवली केस में वर्कआउट जो है कर सकें। देखिए, जब भी चाइल्ड कस्टडी का मैटर आएगा तो उसमें यह महत्वपूर्ण है कि कोर्ट किस प्रकार हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करता है। कई बार देखा गया कि जहां बच्चे 6 साल से ऊपर है, कोर्ट जो है उनसे इंटरेक्ट करता है टू नो अबाउट देयर प्रेफरेंस और उसके बाद जो है ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर पे जो है हमें अफेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपोजिट पार्टी जिसका बच्चा है वो बच्चे को कुछ सिखा दे, कुछ पढ़ा दे हमारे खिलाफ। तो वहां पर कस्टडी केस में जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट होने की जो है संभावना रहती है। तो सभी संभावनाओं को रिमूव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बातों को जो है नोट डाउन करना होगा, समझना होगा। साथियों, एक बात जो है आप नोट डाउन करिएगा कि जब भी हम लड़ते हैं केस चाइल्ड कस्टडी का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? द चाइल्ड विजिटेशन, बच्चे से मिलाने के आदेश। अक्सर आदेश जो है ये माँ को होते हैं, पर माँ जो है कभी कभार ऐसा देखा गया है कि इन आदेश की कंप्लायंसेस में कोई रुचि नहीं दिखाती है, या तो कोर्ट में जो है बच्चे को लेकर नहीं आती है, या जो स्थान बताया गया है ऑर्डर में उस स्थान पे जो है बच्चे को लेकर नहीं आती है। अल्टीमेटली जो ऑर्डर है उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट कि जो वाइफ है वो रेस्पेक्ट नहीं कर रही है कोर्ट के आदेश का। तो वहां पर हमें दाखिल करनी है ऑब्जेक्शन पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना है कि जो ये कॉन्डक्ट है लेडी का वो एडवर्स है टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर। ऐसे सिनेरियो में एडवर्स प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ किया जाए और इस फैक्ट को जो है प्रोसीडिंग में मेंशन किया जाए। इसका फायदा हमें कब मिलेगा? जब हम लोग कॉल करेंगे पेरेंटल अरेंजमेंट को। अगर वाइफ कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं कर रही है तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या क्लेम करेंगे? चाइल्ड कस्टडी को। तो वहां पर कोर्ट का ये रिमार्क और जो टिप्पणी है वो हमारे बहुत काम आने वाली है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का सबमिशंस देंगे तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है, इस पर आपको जो है लड़ाई करना होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है गौतम मेहरा बनाम सोनिया मेहरा का, जिसका डेट है 18/11/2025 और ये जजमेंट में इस कॉन्टेक्स्ट में बातों को जो है ऑब्जर्व किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लड़ते हैं चाइल्ड कस्टडी केस तो हम एक अलग से पिटिशन दाखिल कर सकते हैं रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ चाइल्ड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है हमारी वाइफ के पास में, तो इस बात की संभावना है कि बच्चे को डिस्ट्रिक्ट से बाहर ले जाए या किसी स्टेट से बाहर ले जाए या इंडिया से बाहर ले जाए। तो रेस्ट्रिक्शंस को दाखिल करना आवश्यक होता है बिफोर द कंसर्न कोर्ट, ताकि कोर्ट जो है पाबंद कर सके और हमारे बच्चे को वो किसी अन्य स्थान पे जो है लेके ना जाए, ताकि हमारे राइट्स जो है वो अफेक्ट ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखो और जब कभी भी केस को लड़ रहे हो तो डेफिनेटली इसको आप इंकॉर्पोरेट करो। साथ ही जब भी ये ड्राफ्टिंग करते हैं आप पेरेंटल अरेंजमेंट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात, बच्चा कस्टडी में जब रहेगा फादर की तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? जब बच्चा कस्टडी में होगा मदर की तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में जो टेम्परेरी कस्टडी है वो फादर कब एक्सेस कर पाएंगे? क्या स्कूल वेकेशन में या कोई अन्य फेस्टिवल है उसमें बच्चे को ले जा पाएंगे फादर? ये सारी बातें तय करनी होती है इस अरेंजमेंट में आपको। और अगर आपने वो अरेंजमेंट्स को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं किया है या आपके अरेंजमेंट्स जो है आप खुद सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोर्ट को तय करना पड़ेगा और कोर्ट भी पेन नहीं लेगा। कोर्ट भेजेगा मैटर को मीडिएशन सेंटर में, फिर वहां पर मध्यस्थता होगी, जो कंसर्न मीडिएटर है वो इंटरव्यू करेंगे और इस अरेंजमेंट को तैयार करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप खुद अरेंजमेंट जो है रेडी करें।
जो आपके लिए कंफर्टेबल है। वाइफ को जो है इनवाइट करें ताकि वो डिस्कस कर सके और जो भी इसमें होना है मॉडिफिकेशन उस पर जो है चर्चा हो सके और फाइनल ड्राफ्ट जो है आ सके। इसके अलावा इसका बेनिफिट ये भी मिलेगा आपको कि अगर आपका ड्राफ्टिंग रेडी है और मैटर चला गया मेडिसिन सेंटर में एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो वहां पर भी अगर आपके पॉइंट्स रेडी हैं तो उन पर चर्चा करने में, कोई इसमें मॉडिफिकेशंस है या ओमिजन्स हैं वो करने में आपको जो है इजी रहेगा, ताकि आपको भी टाइम बचेगा, जो मीडिएटर है उसको भी टाइम बचेगा और जो कोर्ट का वैल्यूबल टाइम है वो बचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो आपको लड़ने का तरीका है वो होगा ऑर्थोडॉक्स, और जो इफेक्टिव रेमेडीज हैं वो फिर आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। भाई देखो, हम लोग जी रहे हैं मॉडर्न जमाने में, जब हम तकनीक को इम्प्रूव कर रहे हैं तो कम से कम जो पैटर्न हमें बताए हैं इंडियन कोर्ट्स ने वो हमें फॉलो करने चाहिए और उसके लाइट में जो है हमें वर्कआउट करना चाहिए। इसके अलावा जब भी मुकदमा आएगा चाइल्ड कस्टडी का तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि बच्चा जो है किसके पास में रहा है अधिकांश टाइम, जिसको हम कहते हैं द प्राइमरी केयर गिवर। किसने अधिकांशता जो है केयर दिया है बच्चे को, अगर अधिकांशता केयर जिसने दिया है उसके साथ बच्चे का अफेक्शन होगा, उसके साथ बॉन्डिंग होगा, तो इस फैक्टर को भी जो है कोर्ट देखता है। बच्चे का बेटर एजुकेशन कैसे हुआ था, क्या बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था जब बच्चा आपके पास में था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशली बच्चे को प्रॉपरली करने के लिए ओरिएंटेड आपने क्या प्रयास किए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जब बच्चा था आपकी निगरानी में तो उसे कैसे इंप्रूव किया। कुल मिलाकर के सामान्य बातों से काम नहीं चलेगा। जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं पहले बताएं खुद के बारे में, फिर बताएं अपनी फैमिली के बारे में, फिर बताएं अपोजिट पार्टी के बारे में, उसने कैसे कैसे आपको हैरेसमेंट किया, उससे आपको क्या इम्पैक्ट हुआ और उसका क्या प्रभाव बच्चे पे आएगा। आपके सामान्य अवर्मेंट जो है आपको हेल्प नहीं देंगे। अगर आप लगा रहे हैं आरोप की वाइफ ने जो है झूठा केस कर दिया, एक फैक्टर है, पर इस फैक्टर को एब्सोल्युटली जो है कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा टू डिसाइड अ चाइल्ड कस्टडी केस। आप कहते हैं कि साहब मेरी वाइफ जो है उसके संबंध है विद 2 पर्सन, विद 3 पर्सन, विद 4 पर्सन, सामान्य अवर्मेंट है, जब तक एविडेंस नहीं है, पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोर्ट आपकी बात कंसीडर नहीं करेगा। इसलिए एक एक बिंदु पे जो है हमें काम करना होगा। और जो भी आपके एलिगेशंस हैं रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर वो अनफाउंडेड हैं, उसका कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो उल्टा अपने खिलाफ जाएंगे स्थितियां। इसलिए कोई भी आरोप लगाने से पहले सलाह लेवे एक्सपर्ट से। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो एक्सपर्ट से राय लेवे उस कंसर्न एविडेंस के ऊपर, ताकि धारा 63 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लाइट में आप एविडेंस को जो है पेश कर सकें। इसके अलावा अगर कोई कम्युनिकेशन है विथ योर वाइफ कि बच्चा जो है किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उसका कैसे प्रोग्रेस होगा, उसका कैसे एजुकेशन होगा, उसको हम कहते हैं कंसर्न की एविडेंस, जिसके लिए आपका व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या कोई अन्य सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, कोई टेलीफोनिक कॉल है जो रिकॉर्डेड है वो रिलेवेंट है, उसको भी जो है आप पेश करें एज पर सेक्शन 63 ऑफ BSA। हमें हर एक फैक्ट पे काम करना है जिससे हम अपने आर्गुमेंट को, अपने केस को जो है बल दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा माँ के पास में है, लंबे टाइम से है, तो इस बात की संभावना है कि उसे बच्चे को सिखा दिया होगा, तो वहां पर हम कोर्ट से मांग कर सकते हैं रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसके लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं ताकि वो प्रॉपर एवोल्यूट कर सकें कि बच्चा ट्यूटेड तो नहीं है। इसके अलावा अगर मल्टीपल केसेस किए हैं तो ये फैक्टर रिलेवेंट तो है बट फैक्टर एब्सोल्यूट नहीं है, आई एम गोइंग टू रिपीट, तो इसको भी आप जो है अर्ज कर सकते हो टू शो दैट कि ये किस तरीके से लेडी हमको जो है परेशान कर रही है। अगर इस तरह से प्रोसेस को मिसयूज कर रही है तो डेफिनेटली व्हाट मैसेज शी विल गिव टू द चाइल्ड। तो बेसिकली बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, उसका मेंटल पर्सपेक्टिव भी डेवलप होना जरूरी है। पर इस तरह का कॉन्टेक्ट इसका रहा है वाइफ का, डेफिनेटली वो एक नेगेटिव फीडिंग जो है बच्चे को देगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होने वाला है। तो ये पॉइंट जो है हम अर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बात कहनी चाहिए कि जब तक बच्चा हमारे पास में था हमारा एक प्रॉपर लव एंड अफेक्शन था, पर मदर का प्रयास किया है कि बच्चे को अलग करना पिता से, जबकि अनेकों जजमेंट है किसी भी रूप में पेरेंटल लव एंड अफेक्शन से बच्चे को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है उस पर भी जो है आपको जोर देना है। और इसके अलावा कई केसों में ये स्पेसिफिक किया गया है कि बच्चे का वेलफेयर, चाहे फिजिकल है, चाहे मेंटल है, चाहे इमोशनल है, चाहे मोरल है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए सपोर्ट जरूरी है दोनों ही पेरेंट्स का। और एक बात ध्यान रखिएगा, धारा 13 है हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट का, धारा 17 है गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट का। ये दोनों ही एम्फेसाइज करते हैं द पैरामीटर ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट विद अपब्रिंगिंग। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसका साइटेशन है 1973 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 840। इस पर भी जो है अपने को एम्फेसाइज करना है। तो कुल मिलाकर के जो बच्चे का अफेक्शन है, जो बॉन्डिंग थी आपके साथ में, उसको लेकर के आपको जो है सबूत पेश करना है। ये बॉन्डिंग कैसे खराब हुई ये सबूत आपको पेश करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आपसे बातचीत कर रहा है, ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, तो उस कंसर्न वीडियो कॉल को भी जो है रिकॉर्ड कर लो। आप जो है बच्चे से मिलना है, बच्चा रो रहा है कि मुझे पापा मारते हैं, तंग करते हैं, मेक रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, वो रिकॉर्डिंग आप पेश कर सकते हैं। इसमें राइट टू प्राइवेसी का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये बात जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि वाइफ ने जो है स्टेटमेंट दे रखी है अपने खिलाफ और अपने को जो है बदनाम करने का उससे प्रयास किया है, उसके जो घर वाले हैं वो बयान दे रहे हैं, उनकी बयानों में जो है विरोधाभास है। तो जो
इनकंसिस्टेंसी उनके स्टेटमेंट में रिगार्डिंग द क्लेम सबमिटेड बाय यू, तो ये भी जो है अपने लिए प्लस पॉइंट है, इसका भी जो है अपन बेनिफिट ले सकते हैं। कुल मिला करके जो फैक्टर रिलेवेंट है वो क्या है कि जो बच्चा है उसके साथ आपका बॉन्डिंग क्या था, आपका अफेक्शन क्या था, उसको कैसे अफेक्ट किया गया, बच्चे के लिए आप क्या कर चुके थे और क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये जो आप ड्राफ्टिंग करें तो सारी बातें जो बताइए मैंने आपको, इसको ध्यान में रखते हुए करें ताकि आप एक इफेक्टिव ड्राफ्ट जो है रेडी कर सकें और उसको अकॉर्डिंगली जो है आप सबमिट कर सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।